उस समय इंदिरा गांधी जी पहले देश की प्रधानमंत्री थी और आज तक इतिहास के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी माना गया था। भ्रष्ट आचरण, आम लोगों के जो आम अधिकार थे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, सब छीन लिया गया। लाखों नेताओं को विपक्ष के मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं था। तो आपातकाल तो वो दौर था जब सारे संस्थानों को पंगु बना दिया गया। हमने जंगे भी लड़ी साहब बाहरी ताकतों से, यहाँ तो भीतरी ताकतों ने, सरकार ने हमारी शक्तियों को छीन लिया था। हमारे फंडामेंटल राइट, जो बेसिक अधिकार होते हैं इंसान के, वो सस्पेंड कर दिया गया था। बिना बेल के आपको सालों जेल में रखा जा रहा था। बीजेपी आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रही। कह सकते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आपातकाल लगाया था। उसे लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे देश में इस आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव है। इनसे जुड़ेंगे और सीधे बात करेंगे। सर, आपातकाल मनाया जा रहा है क्योंकि सभी को पता है कि किस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज का दिन न्यायालय का आदेश का अवहेलना करते हुए उन्होंने आपातकाल लगाया था। इसे किस रूप में? देखिए, आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपातकाल लगा क्यों था। उस समय इंदिरा गांधी जी पहले देश की प्रधानमंत्री थी और आज तक इतिहास के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी माना गया था। भ्रष्ट आचरण, उन्होंने चुनाव में भ्रष्ट आचरण करके चुनाव जीता था। इसका उनको अदालत ने दोषी ठहराया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता चली गई थी, वो सदस्यता छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने आपातकाल लगाकर संविधान को सस्पेंड कर दिया। आम लोगों के जो आम अधिकार थे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, सब छीन लिया गया। लाखों नेताओं को विपक्ष के मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं था। अब लालू प्रसाद आज कांग्रेस के साथ है, लेकिन उनकी पुत्री मीसा जी का जन्म तभी हुआ था जब लालू प्रसाद जेल में आपातकाल के दौरान बंद थे। तो ये एक बहुत ही काला दौर था, देश का सबसे काला अध्याय था जब आपने संविधान को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया। आज संविधान को बचाने की बात जो लोग कर रहे हैं ना, ये संविधान के हत्यारे हैं। इन्होंने इस संविधान को सस्पेंड किया था और आपातकाल लगाया था। कह सकते हैं कि आज पूरे 50 साल हो गए आपातकाल को। ऐसे में याद करने के बाद लोग सहम जाते हैं, उस दौर के जो लोग हैं, क्योंकि मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। मीडिया पर तो प्रतिबंध ऐसा था कि जो अखबारें छपती थी उनका पहला पेज जो है वो सरकार के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जब उस पेज को ओके करता था तब वो जाकर प्रिंट होता था। मुझे याद है पंजाब केसरी ने एक बार विरोध में प्रतीकात्मक रूप से अपना पूरा फ्रंट पेज को ब्लैंक रखा कि हम इस सेंसरशिप का विरोध करते हैं। तो आपातकाल तो वो दौर था जब सारे संस्थानों को पंगु बना दिया गया। आप एक जुडिशरी देखिए, जुडिशरी में परंपरा थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, परंतु इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके चौथा अपने जो कन्वीनियंस के जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था इंदिरा गांधी ने आपातकाल में। सीनियर तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया था। तो आपातकाल तो वो दौर था जब जबरन पुरुषों की नसबंदी कराई जा रही थी, जबरन मुकदमे किए जा रहे थे, अत्याचार का दौर था, भीषण अत्याचार, और आपके पास कहीं राहत के लिए जाने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस हमेशा इंदिरा गांधी के शासनकाल को बढ़ा चढ़ा करके बोलती है, लेकिन बीजेपी लगातार जिस तरह से उनके जो आपातकाल के दौर को याद करते हुए काला दिवस के रूप में मनाया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देश के लिए और उस वक्त जिस दौर में लगाया था उस वक्त के लिए कहीं ना कहीं देश के लिए तो काला दिवस था ही, लेकिन कांग्रेस इस चीज को क्यों नहीं याद करती है? कांग्रेस क्यों याद करेगी? कांग्रेस तो जाहिर तौर पर अपनी नाकामी को छिपाएगी ना। इससे बड़ा काला अध्याय देश में कभी नहीं था। हमने जंगे भी लड़ी साहब बाहरी ताकतों से, यहाँ तो भीतरी ताकतों ने, सरकार ने हमारी शक्तियों को छीन लिया था। हमारे फंडामेंटल राइट, जो बेसिक अधिकार होते हैं इंसान के, वो सस्पेंड कर दिया गया था। बिना बेल के आपको सालों जेल में रखा जा रहा था। पूरे तरीके से दमन का चक्र था। जगह जगह पर सीआरपीएफ सेना को उतार दिया जाता था। जहां भी प्रोटेस्ट होता था, जेपी आंदोलन था, जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, वर्षों वो जेल में रहे। तो ये तो दौर बहुत ही भयावह था। अब जो 60-70 वर्ष के हो गए हैं उन्हें ही ये दौर याद होगा। आज भी जो भी 50 वर्ष या उसके नीचे के आसपास के लोग हैं उन्हें ये दौर याद नहीं होगा। इसलिए उनको याद कराना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कांग्रेस सबसे बड़ी विलेन है इस देश की, और उसने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी इमरजेंसी लगाकर। जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, आज वही कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है। ये नाटक है।
बोला ना कि इससे बड़ा नाटक क्या हो सकता है। जो संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं भाई, उन्हीं ने संविधान को सस्पेंड कर दिया था। अगर संविधान के प्रति इतनी निष्ठा और आस्था थी तो उन्होंने 42वां संशोधन क्यों इंट्रोड्यूस किया था 1976 में, जिसमें 20% संविधान को उन्होंने बदल दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो उसके आपत्तिजनक क्लॉज थे, जैसे पूरे स्टेट की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों को छीनकर प्रधानमंत्री कार्यालय में दे दिया गया था, इनको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। तो ये तो काला अध्याय था। लेकिन ये हास्यास्पद है, क्या होता है ना, चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पता है इन्होंने संविधान की हत्या की है, तो आज वो ग्लानि को कम करने के लिए संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो नया यात्रा था सिर्फ पब्लिक के लिए दिखावा था? राहुल गांधी की जितनी यात्राएं हैं सब पब्लिक के लिए दिखावा है। राहुल गांधी तो वो फुस बम है जिनकी पता नहीं शायद 18 या 19 बार लॉन्चिंग हो चुकी है। इस बार ये बड़े खुश हैं 99 लाकर, और हम 240 लाए हैं, और ये हमारे लिए कह रहे हैं कि साहब इनको जश्न मनाने की इजाजत नहीं है, और अपने हार का ढोल पीट रहे हैं। ये कैसी बात साहब। कांग्रेस अगर 2014 1924 की सीटों को जोड़ दे तो भी अकेले एक चुनाव में, 24 के चुनाव में जितनी सीटें आई हैं उससे वो कम होती है। कहाँ विश्व की और देश की सबसे पुरानी पार्टियों में एक, और कहा उनकी आज ये दुर्गति। कल पीएम मोदी ने सदस्यता लोकसभा में लिया है, क्या कहेंगे आगे की जो सरकार चलेगी लोगों के विकास के लिए, लोगों को जो योजनाएं हैं धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने हमेशा पिछले 10 वर्षों से जो कार्य किया, आगे भी इसी तरह से चलता है? मोदी जी ने कहा था ना तीसरा कार्यकाल भी बड़े फैसलों वाला होगा। देखिए, पहले उन्होंने हस्ताक्षर करके किसानों के लिए 20,000 करोड़ की राशि विमुक्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो एक समय पूरे दुनिया में लर्निंग का केंद्र था, उसकी पुनर्स्थापना की। इसके तहत लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट वाराणसी में ये स्थापित होने जा रहा है। और बहुत सारी योजनाओं की सौगात दी है प्रधानमंत्री जी ने पहले 15 दिनों में, और ये स्पष्ट कर दिया है कि देश को फिर से विकास और राष्ट्रवाद, इन दोनों के मिश्रण से आगे बढ़ाएंगे। तो आखिरी सवाल ये होगा कि विधानसभा नजदीक है, 4 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो बीजेपी ने प्रदेश चुनाव पर भारी जो बनाया है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को, क्या लगता है कि इनके मिश्रण पूरे झारखंड में काम करेंगे? बिल्कुल, एक तो मामा जी हैं, सबको लेकर चलते हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो ही नहीं सकती। जब शिवराज मामा पास होते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, साधारण कार्यकर्ताओं के पास चले जा सकते हैं। तो पूरे संगठन को एक करके रखने की क्षमता उनमें। दूसरे हमारे फायर ब्रांड नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो नो नॉनसेंस गवर्नर, मतलब गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। उनके यहाँ आसाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, 9 सीटें जीती 14 में, और वो एक बहुत अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखते हैं, और हिंदुत्व के वो भी एक आइकन है। तो डबल इंजन की सरकार 2024 में फिर से वापस आ रही है। बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हमें लगता है कि जितनी सीटें हमने आज तक नहीं जीती, इस बार अकेले जीतेंगे। कह सकते हैं कि आज काला दिवस के रूप में पूरे भाजपा प्रदेश कार्यालय समेत झारखंड के तमाम जिलों में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो मना रहे हैं। एक तरफ तो काला दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के मंथन कर रही है, और आने वाले समय में किस तरह से पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट झारखंड में लाए और 2024 में वो फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए। तमाम ऐसे मुद्दे पर बीजेपी पुरजोर काम कर रही है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ नमस्कार, पूर्वांचल संवाद।